पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है, उसको हम हल करेंगे कि किस प्रकार का हमारा पेपर आया। तो पहले प्रश्न में देखेंगे हम सेक्शन ए में कौन सा प्रश्न आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये वही प्रश्न आए हैं जो अपने बार बार किए हैं। और शेखावाटी मिशन में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्नों की सीरीज थी उसमें करवाए वही अधिकांश प्रश्न आप देख सकते हो, दोबारा खोल के देख सकते हो उसको। 13 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो था दूसरा। प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? अमेरिका में है। निम्न में से एक नए युग का प्रतीक किसे माना गया? कपास। पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक किस देश में सत्ता बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? बेल्जियम। एक विचारधारा जो अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष में बराबर मानती है वो है नारीवाद। 7 पार्टी अलायंस, इसमें आएगा अपना नेपाल। बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता, उपभोक्ता सुरक्षा के लिए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ये करता है रिजर्व बैंक। इसको आप एक बार दोबारा खोल के देख सकते हैं कि शेखावाटी मिशन से आपके प्रश्न हैं वो आए हैं या नहीं। एल्यूमिनियम प्रगलन, सभी प्रश्न वहीं से आए हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन और स्वामित्व पर नियंत्रण रखती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। रिक्त स्थान वालों में प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में, इसमें यूरोप आएगा। कैलिग्राफी 1948। यह आएगा स्वास्थ्य का स्तर। यह आएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। यह आएगा 24 दिसंबर 1986 को संसद में पारित हुआ वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको सुरक्षा अधिनियम भी बोल सकते हैं, अगर आपने सुरक्षा लिख दिया तो भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। अति लघुत्रात्मक में 1860 के दशक में गृह युद्ध का सामना करने के कारण भारत में कच्चे माल था उसके निर्यात में वृद्धि हो गई, तो कौन सा देश था वो? इसमें आएगा आपका अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक WB, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक भी जिसको बोल सकते हैं। जोहनिस गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किया था। आधुनिक छापे खाने। नेक्स्ट प्रश्न आया है अपने दीनदयाल पतन, तो यह है गुजरात में। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव होता है वो कौन सी कृषि होती है? गहन कृषि। मैं बहुत जल्दी आपको ये पेपर हल करवाऊंगी। आपके अनुसार सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप है वो कैसे परिवर्तित कर दिया गया? संक्षेप में बताइए। तो जहाँ सिंचाई के साधन अच्छे हैं वहाँ फसल जो बोने का जो तरीका था प्रारूप, वो बताना है आपको। समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, इन देशों में, विकसित देशों में पाया जाता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पे आधारित होते हैं? तो ये जन्म पे आधारित होते हैं। ये तो मैंने कल परसों ही करवाया। बोलिविया जल युद्ध का नेतृत्व एक फेडकोर नाम की संस्था थी। प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें प्रकृति से जो कच्चे उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं और वो जो गतिविधियां प्राकृतिक उत्पादन से संबंधित जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कृषि, पशुपालन,
मछली पालन, ये सब गतिविधियाँ इसी में शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों को संरक्षण देने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई एक उदाहरण देना है तो उनके लिए न्यूनतम मजदूरी कानून है वो बना सकते हैं। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं 2 लक्ष्य। ग्रामीण भूमिहीन, एक गांव का व्यक्ति है, मजदूर है, जिसके पास भूमि नहीं है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के लिए कोई 2 लक्ष्य बताने हैं तो उसको जो भूमि की उपलब्धता है वो देकर उसके जो भूमिका पर वो एक मजदूर के रूप में कार्य कर रहा है तो एक सही वेतन के रूप में उसके 2 लक्ष्य हम निर्धारित कर सकते हैं। सेक्शन ब होगा, उसमें देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। वियना संधि की 2 विशेषताएं बताइए। जब मैं आपको शेखावट मिशन करवा रही थी तब भी मैंने इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझाया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने का प्रयास भी किया है। तो वियना संधि, जो नेपोलियन ने राजतंत्रों को उखाड़ फेंका था, उनको पुनः निर्माण किया गया। फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोक दिया गया और नई जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया गया। 2 ही पूछी हैं आपको, उसमें हमने 4-5 याद की थी। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब मजदूरों के पास क्या होगा, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द वर्कर्स, मजदूर इफेक्टेड, कैसे प्रभावित करेंगे, बाई द ऑडियंस ऑफ लेबर इन द मार्केट, मार्केट में जब काम बहुत होगा तो उनको रोजगार प्राप्त होगा और उनकी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। कर्तन दहन कृषि प्रणाली क्या है, तो ये भी हमने उसी में सीखा था। सभी प्रश्न उसी से आए हैं, शेखावट मिशन से आप आज ही मिला सकते हो ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कहाँ से प्रश्न आए। ये स्थानांतरित कृषि का एक रूप है और स्थानांतरित कृषि भी मैंने खूब आपको समझाई थी। और ये अपने उत्तर पूर्व के स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उसमें स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम है कर्तन दहन कृषि प्रणाली। वन्य जीवों की सुभेद जातियों पर टिप्पणी लिखने, ये भी मैंने आपको तुलनात्मक रूप से सिखाया था कि वन्य जीवों में सुभेद जो जातियां हैं वो कौन सी होती हैं, तो ये वो जनजातियां जिन पर संकट है, वो आने वाले समय में अगर उनको नहीं बचाया गया, उनके लिए अच्छी परिस्थितियां उपलब्ध नहीं कराएगी तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। समय की मांग है कि हम जल संसाधनों का संरक्षण का प्रबंधन करें, तो इसमें आपको छत वर्षा जल संग्रह को समझाना था और उसको स्पष्ट करना था। और जल संसाधनों के बचाने के जितने भी तरीके हैं सिंचाई में, उनको हम फुहारा सिस्टम से बचा सकते हैं और घर में हम टाँका बनाकर छत वर्षा जल संग्रह को, छत जल वर्षा है उसको इकट्ठा करके बचा सकते हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क जो परिवहन है उसके महत्व को बताना है। ये भी स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि सड़क परिवहन का महत्व दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सड़क परिवहन आसानी से हम बना सकते हैं, कम खर्चीला होता है रेल परिवहन की बजाय, और सड़क परिवहन को हम ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसानी से बना सकते हैं, जबकि रेलवे जो है परिवहन है उसको इतनी आसानी से नहीं बना सकते। फिर सड़क परिवहन है, इसमें थोड़े लोगों को थोड़ी दूरी तक ले जाना हो तो ये आसान होता है। राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य बताने। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाना 2 आपके कार्य लिखने थे। आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन क्यों मानते हैं, संक्षेप में बताना है। लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन व्यवस्था है, इसलिए वैध शासन व्यवस्था है। और जिम्मेदार भी है, लोगों के प्रति ये जिम्मेदार भी है, और ये उत्तरदायी भी है क्योंकि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी गई है। लोकतंत्र को पुनर्भाषित करने के लिए जोड़ने वाले कोई 2 बिंदु बताने थे इसमें। मेंशन एनी 2 पॉइंट टू बी एडेड टू रिफाइंड टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को पुनर्परिभाषित करने के लिए कौन से 2 बिंदु आप जोड़ सकते हो, तो जवाबदेही, उत्तरदायी, पारदर्शिता, नवीकरण और गैर नवीकरणीय जो संसाधन उनको परिभाषित करना है। डिफाइन एंड न्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बताने थे। तो नवीकरणीय वो संसाधन जिनको हम पुनः बना सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और गैर नवीकरणीय
ऊर्जा संसाधन वो हैं जिनको हम पुनः नहीं बना सकते एक बार ख़त्म होने के बाद। तो ये संसाधन एक बार ख़त्म हो गए तो उनको बनाना मुश्किल है, जैसे पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस, ये गैर नवीकरणीय संसाधनों में आ जाएंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भेद बताना है। डिफिनेटिव बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अंतर बताना है आपको। सार्वजनिक क्षेत्र जिसपे वो साधन सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन और वितरण के साधनों पे सरकार का नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र में निजी लोगों का नियंत्रण होता है। और सरकारी तंत्र में हमें कोई भी दो उदाहरण दे सकते हैं। निजी क्षेत्रों में हम टाटा का उदाहरण दे सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे सकते हैं। बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बैंक ऋण देते हैं, बैंक औपचारिक स्रोत ऋण देने के, और बैंक जो ऋण देते हैं वो सस्ती दर पे और एक निश्चित समय के लिए देते हैं। तो बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसमें शोषण की कम संभावना होती है, शोषण नहीं होता। और ये गतिविधियां बतानी पूरी। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए किन्हीं दो कारकों को बताना है। तो उपभोक्ता आंदोलन के लिए एक तो उपभोक्ता को जागरूक करें या शिक्षित, उपभोक्ता को जागरूक करके शिक्षित करके, और उपभोक्ता अधिनियम को सही रूप से क्रियान्वित करने का जो तरीका है वो सही हो। सेक्शन में किस प्रकार के प्रश्न आए आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में देख लेते हैं हम। 17 से 20 तक का 100 शब्द सीमा थी। इटली एकीकरण, तो ये तो यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका मैंने ये भी बताया था कि इस चैप्टर से आपके बड़े प्रश्न आएंगे। आया बिल्कुल आपके 3 मार्क्स का। नेक्स्ट है, यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे। संसाधन नियोजन, इफ़ यू हैव टू डू रिसोर्स प्लानिंग मतलब योजनाबद्ध। विच स्टेप वुड यू, तो इनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे तब ये संसाधन है वो नियोजित होंगे। और नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधनों के बजाय नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा संसाधनों में उपयोग करें तो इनका उपयोग कर सकते हैं हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कहें कि सतत विकास को बढ़ावा देकर भी हम इसको कर सकते हैं। भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करने, तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया स्थानीय निकायों में। कौन सी निकायों में? स्थानीय निकायों में, जैसे ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में, शहरी सरकारों में। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ जो एक बिल लाया गया था महिला आरक्षण के लिए वो आज तक पारित नहीं हो पाया है, जिसके पीछे जो सोच है वो पुरुष प्रधान हमारे समाज की सोच है, वो जिम्मेदार है उसके लिए। विदेश से व्यापार विभिन्न देशों में बाजारों के एकीकरण में सहायक है। इस कथन को अपने तर्क देने, तो विदेश व्यापार यानी एक दूसरे से व्यापार करना, जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें विश्व के बाजार हैं वो आपस में जुड़े हैं, एक हुए हैं, तो उससे विश्व के स्तर पर विभिन्न देशों के बीच एकीकरण है बाजारों का, वो हुआ है। डी जो सेक्शन है अपना, उसमें 250 शब्द सीमा वाले प्रश्न पूछे गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बिल्कुल मैंने भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में समझाया था। ये महात्मा गांधी का नमक यात्रा, दांडी यात्रा वही है। डिस्क्राइब इन डिटेल द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 1930 का गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन बताना था इसमें, जिसमें गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी 78 अपने साथियों के साथ। कितने किलोमीटर था वो सब आप लिख के आए होंगे। संघवाद, इसमें आपको क्या करना था, संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को बताना था। संघीय व्यवस्था के गठन के 2 तरीके हैं, एक तो साथ आकर, एक दूर जाकर। साथ आकर अमेरिका का उदाहरण दे सकते थे आप, दूर जाकर भारत का उदाहरण दे सकते थे। 2 तरीके हैं इसमें।
इसमें आपको ये नहीं आ रहा हो तो आप अथवा वाला भी करके आए होंगे। भारत में संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हो, शक्ति वितरण की सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 66 विषय और राज्य सूची में है 47 विषय। तो इस प्रकार से अपना पेपर आया, जिसको हमने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और अब आपको ये बताना है, अब मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। अगर आप चैनल पे एक्टिव रहे हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होंगे और शुभकामना है कि आप सब अच्छे मार्क्स से पास हों। लेकिन अपने स्कोर अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तभी मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत है वो वास्तव में साकार हुई है। सबको अपने अपने कमेंट बॉक्स में मार्क्स डालने हैं कि इसमें से कितने आपके सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और अपने साइंस विज्ञान का जो 29 तारीख को अपना पेपर है, उसके भी सभी ये शेखावटी मिशन डाल रखा है, प्लस चैप्टर वाइज भी हल करके डाला हुआ है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, प्लस आपके हर पेपर, सभी पेपर अच्छे हों, इसी शुभकामना के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।